जय हिंद एवरीवन। आज जो है बीपीएससी एईडीओ का सामान्य अध्ययन सेट नंबर 7 का एमसीक्यू है। उन सभी एमसीक्यू को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। लिखित में से कौन सा कथन प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं पूछा हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका हो, यहाँ देख लीजिए क्या है। सहज प्रतिरक्षा जन्म से मौजूद होती है और यह अवशिष्ट होती है, ये सही है। अब कह रहा है कि उपरचित प्रतिरक्षा क्या कहता है, रोगजनक विशिष्ट होते हैं और स्मृति पर आधारित होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि बी लिम्फोसाइट कोशिका मध्यभित्ति प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, तो यही गलत है। तो यहाँ पे गलत पूछा, सही नहीं पूछा है, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया हुआ है अभिकथन, देख लीजिए। कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म में फल बनते हैं, जिम्नोस्पर्म में फल बनते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अब है कारण, कह रहा है जिम्नोस्पर्म में अंडाशय अनुपस्थित होता है और बीजांड किसी भी अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते हैं। ये जो है बीजांड किसी भी अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते हैं, तो ये सही है। जिम्नोस्पर्म में किसी भी क्या कहता है बीजांड से ढका नहीं होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए असत्य लेकिन आर सत्य है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। अब है नेक्स्ट, यहाँ पे कह रहा है कि मानव वृक्क के संबंध में गलत कथन का चयन करें। मानव किडनी के संबंध में जो गलत है उनको चयन करें। तो यहाँ पे गलत कौन हो जाएगा, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन दूरस्थ क्या कहते हैं स्वलित नालिका यानी डीसीटी से जल के अणु अवशोषण को कम करती है, तो यही है गलत। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। बाद बाकी ये जो है नेफ्रॉन वृक्क की संरचना और कार्यात्मक इकाई है, सही है। दूसरा है कि ग्लोमेरुलम में रक्त कोशिका और प्रोटीन निस्यंदित नहीं होते, ये भी सही है। तीसरा है कि हेनले का लूप मूत्र को सांद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी। अब है अगला, सॉस को गाढ़ा करने तथा ब्रेड और पेस्ट्री के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मुख्य विधि का नाम बताएं। तो इसमें जो है मुख्य विधि हो जाएगा जिलेटिनीकरण हो जाएगा। यहाँ इसको याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, जिलेटिनीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समजात अंगों यानी कि होमोलोगस ऑर्गन का उदाहरण है। तो होमोलोगस का ऑर्गन क्या हो जाएगा कि व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव के अग्रपात्र। नेक्स्ट है कि पादपों में जल को वाष्पोत्सर्जन का मुख्य स्थल क्या है। पादपों में जल के वाष्पोत्सर्जन का मुख्य क्या कहता है स्थल हो जाएगा स्टोमेटा यानी कि रंध्र। याद रखिएगा, ये सब इजी इजी प्रश्न। अब है मिलान करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजिए। देख लीजिए यहाँ पे केचुआ, तो केचुआ का हो जाएगा यहाँ पे देखिए ब्रिकक यानी कि नेफ्रेडिया, तो ए का 3। अब है बी में तिलचट्टा, तिलचट्टा का हो जाएगा मेलपिग्गी नलिका, तो यहाँ पे बी का 1। नेक्स्ट है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का हो जाएगा यहाँ पे ज्वाला कोशिका, तो यानी सी का 2। अब है झींगा, झींगा का हो जाएगा यहाँ पे हरित ग्रंथियाँ, तो यानी 4। 3 1 देख लीजिए, 3 1 2 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो इसका हो जाएगा कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरएनए का प्रकार नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कि आरएनए का प्रकार नहीं है पूछा है, तो ये जो है ना जी आरएनए यानी गाइड आरएनए जो है ना आरएनए का प्रकार नहीं है। बाद बाकी एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये सब जो है आरएनए के प्रकार हैं।
अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्वस्थानीय यानी इन सीटू विधि है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा पवित्र उपवन। ध्यान रखना है, पवित्र उपवन। कह रहा है कि कौन सी विधि जैव विविधता के संरक्षण के लिए इन सीटू विधि है, तो पवित्र जैव उपवन हो जाएगा। ध्यान रखना है इसको। यहाँ पे है अभिकथन, उत्प्रेरक परिवर्तक वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं, तो ये सही हो जाएगा। अब है यहाँ पे अगला कि कारण कह रहा है कि इनमें महंगी, यहाँ पे क्योंकि लगाइएगा तो सही समझ में आएगा, क्योंकि इनमें महंगी धातुएं जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम और रेडियम उत्प्रेरक के रूप में होते हैं, जो हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करती है। तो इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो चार्ल्स एल्टन द्वारा जो है ये पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा प्रस्तावित की गई थी, चार्ल्स एल्टन के द्वारा। ध्यान रखना है। अब है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश के बराबर होते, तो गोलीय दर्पण के द्वारा क्या कहता है उत्पन्न आवर्धन क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ध्यान रखना क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है। ध्यान रखना यहाँ पूछ रहा है घटक नहीं है, तो न्यूक्लियोटाइड का घटक कौन सा नहीं होगा, तो अमीनो अम्ल नहीं होगा। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन का कितना होता है, 18 होता है, और क्या क्या है D541, तो ये 18 + 6 कितना हो गया 24 एटॉमिक नंबर किसका है, यहाँ पे देख लेते हैं, तो 24 क्रोमियम का है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। इलेक्ट्रॉन स्नेही पूछा गया है कि नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा NH3। ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने के लिए तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करेगी। तनु HCl से अभिक्रिया कौन सा नहीं करेगी, तो ये Cu। ध्यान रखिएगा, Cu जो है HCl से अभिक्रिया नहीं करेगी। अब है नेक्स्ट प्रश्न, अभिकथन और कारण। कह रहा है कि वर्ग 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या कह रहा है कि बहुत कम होती है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब है क्योंकि हैलोजन को एक स्थिर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो ये सही है। तो इस तरह से ए असत्य और आर सत्य, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा। अब है अगला प्रश्न, क्या कह रहा है कि ब्राउनियन गति कोलाइड क्या कहते हैं विलयनों में क्यों देखी जाती है। ब्राउनियन गति जो है कोलाइड विलयनों में क्यों देखी जाती है, तो क्योंकि क्या हो जाएगा, तो क्योंकि परिक्षेपण माध्यम के अणुओं द्वारा कोलाइड कणों पर क्या कहता है असंतुलित बमबारी के कारण। क्या कर रहा है, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं द्वारा कोलाइड कणों पर असंतुलित बमबारी के कारण, तो इतना ध्यान रखना है। अब है अगला प्रश्न, अभिकथन, एक बंद पाइप क्या कहते हैं एक सिरे पे बंद में केवल विषम स्नादी ओल्ड हार्मोनिक ही उत्पन्न होते हैं, तो ये हो जाएगा सही। अब है क्योंकि बंद सिरे पे हमेशा निस्पंदन यानी नोड बनता है और खुले सिरे पर हमेशा एक एंटी नोड बनता है, जो केवल विषम स्नादी की अनुपस्थिति देता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करें। तो यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित करें तो यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया है, समदाबी। समदाबी क्या हो जाएगा, तो समदाबी हम जिसमें दाब स्थिर हो तो ए का 2। दूसरा कह रहा है कि सम आयनिक यानी कि आइसोकोरिक कह रहा है, आइसोकोरिक आयतन स्थिर, यहाँ ध्यान रखिएगा, आइसम आयतनिक यानी आइसोकोरिक आयतन स्थिर हो तो बी का हो जाएगा 1। अब है सी समतापी जिसमें तापमान स्थिर हो तो इसका हो जाएगा 4। अब है रुद्धोष्म यानी एडियाबेटिक, रुद्धोष्म हो जाएगा जिसमें उष्मा की कोई आदान प्रदान नहीं हो तो 3। 2 1 4 3 किस विकल्प में है, तो यहाँ पे हो जाएगा विकल्प ए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे दिया गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध जो है चालक से प्रभावित धारा पर जो है निर्भर नहीं करेगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अब कह रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी वर्तमान दूरी की दोगुनी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना 1/4 हो जाएगा, ध्यान रखना है। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या कहते हैं दोगुनी हो जाएगा तो यहाँ पे हो ना गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी की एसआई इकाई क्या है। रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की एसआई इकाई क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेकुरल, ध्यान रखना है क्या बेकुरल, ये 2-3 बार पे बेकुरल। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्युत घटना में ऊर्जा का प्रकाश में रूपांतरण होता है। तो ऊर्जा का जो है प्रकाश में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे एलईडी, ध्यान रखिएगा एलईडी के द्वारा जो है विद्युत घटना में ऊर्जा का प्रकाश में रूपांतरण होता है। तरल की बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, तो यहाँ पे बूंद की त्रिज्या के क्या कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे निर्भर नहीं करता है तो यहाँ पे हो जाएगा लोलक के गोलक के द्रव्यमान पर, लोलक के गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला है कि ऊष्मा चालन की अस्थायी अवस्था, ध्यान रखिएगा ऊष्मा चालन की अस्थायी अवस्था क्या कहता है में छड़ के किसी भी अनुप्रस्थ काट से प्रभावित होने वाली ऊष्मा क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी छड़ के सभी अनुप्रस्थ कांटों पर समान रहेगा। छड़ के सभी अनुप्रस्थ कांटों पर कैसा रहेगा, तो समान रहेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि एक लड़का एक समतल दर्पण क्या कहता है दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है, तो अब लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे एक दर्पण है और यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, ये अभी इसका डिस्टेंस है 3 मीटर, लेकिन ये क्या करते हैं 1 मीटर इधर से ये आते हैं और यह यदि 1 मीटर इधर गए तो कितना बचा इसका डिस्टेंस 2 इसका बचा, तो प्रतिबिंब में भी ये 2 डिस्टेंस दूर जाएगा, तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4, इतना ध्यान रखना है। तो इसका कितना हो जाएगा 4 मीटर दूर, तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि एक ट्रोजन हॉर्स क्या है। एक ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो ट्रोजन हॉर्स जो है ना एक वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रक्षत्र एक दुर्भावपूर्ण प्रोग्राम है। क्या है, एक वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रक्षत्र एक दुर्भावपूर्ण क्या है प्रोग्राम है, इसको ध्यान रखिएगा। अब है रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 की फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में किस स्थान पे है, तो ये जो है किस स्थान पे है, तो 88वें 88 स्थान पे है। अब है नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि भारत सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत देश में कितने लाख स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी प्रदान की है।
तो यहाँ पे देश में कितना, तो 1.46 लाख जो है कौन चीज़, तो देश में स्मार्ट कक्षाओं की मंजूरी प्रदान की है। अगला है कि मिशन चंद्रयान 5 के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है। तो चंद्रयान 5 के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता हुआ है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा भारत और जापान के बीच जो है समझौता हुआ है। अब आते हैं अगला प्रश्न पे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार करें। तो निम्नलिखित सूचनाओं यहाँ जो दिया गया है इस पे, तो यहाँ देख लीजिए दिव्या देशमुख यहाँ पे कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर है, तो ये है 88वें 88। अब है क्या कर रहा है कि कोनेरू हम्पी यहाँ पे दिया है 87, ये गलत है, ये हो जाएगी 7वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर। कितनी, तो 7वीं। दूसरा है आर वैशाली 84 सही है। हरिका द्रोणावली ये भी 24 नंबर की ग्रैंड मास्टर है, ये भी सही है। तो कौन सा सही है, 1 3 4। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी 1 3 4, सिर्फ 2 गलत था जो कि 7वीं होगी, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि जल जीवन मिशन का विस्तार किस वर्ष तक किया गया, तो किस वर्ष तक किया गया है, तो इसका हो जाएगा 2028 तक जल जीवन मिशन का विस्तार किया गया है। अब कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 30 जुलाई को, ध्यान रखिएगा 30 जुलाई को। 26 जुलाई 2025 को संसद, अब रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को प्रदान किया गया है। 26 जुलाई 2025 को संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को प्रदान किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 सांसदों को जो है प्रदान किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनने की घोषणा की गई है, तो यहाँ पे पूछा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा की गई है, तो इसमें हो जाएगा बिहार में जो है राज्य कर्मचारी सफाई आयोग बनाने की घोषणा की गई है। अब है हाल ही में गोवा का 22वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। गोवा का 22वां राज्यपाल जो है पूसापति अशोक गजपति राजू, ध्यान रखिएगा पूसापति अशोक गजपति राजू। नेक्स्ट प्रश्न है पेन ट्रांसलेटर पुरस्कार, याद देख लीजिएगा पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 की विजेता कौन चुनी गई है, तो ये जो है पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 की विजेता जो है गीतांजलि श्री, ध्यान रखिएगा गीतांजलि श्री विजेता चुनी गई है। अगला है 25 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त की गई है। इग्नू की पहली महिला कुलपति जो है उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया है। अगला है एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये हो जाएगी यूएई, ध्यान रखिएगा यूएई में किया जाएगा। अब है अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि 23 से 27 जुलाई 2025 तक आदि तिरुवथिराई महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है, तो ये जो है किस राज्य में, तो तमिलनाडु में कौन सा महोत्सव, तिरुवथिराई महोत्सव मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय गृह मंत्री एक सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया है, तो ये किया है नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में शुभारंभ किया है, नई दिल्ली में शुभारंभ किया। अब है अगला प्रश्न, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है।
हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 77। ध्यान रखिएगा 77, भारत की रैंकिंग 77 है। अगला प्रश्न है कि मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाएगा? तो मृदा विज्ञान। क्या कहलाएगा? मृदा विज्ञान। ध्यान रखिएगा, मृदा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान। अब है अगला प्रश्न, यहाँ पे दिया है लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं? लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं म्यांमार को। अगला है श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है? तो ये हो जाएगा गोदावरी मुहाना के। कहाँ पे? तो गोदावरी मुहाना के निकट है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो किसको प्रस्तुत करते हैं? तो यहाँ पे इसका हो जाएगा राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न में। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत यहाँ पे हो जाएगा आपको सेवा क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, सेवा क्षेत्र जो है भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। अब अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो शाही सड़क का निर्माण जो है शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था। अब है रैयतवाड़ी प्रथा की प्रारंभ की गई थी। तो रैयतवाड़ी प्रथा की प्रारंभ जो है थॉमस मुनरो, ध्यान रखिएगा, थॉमस मुनरो द्वारा किया गया था रैयतवाड़ी प्रथा की प्रारंभ। अब चलते हैं अगले प्रश्न। इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? तो ठंडा रेगिस्तान कौन सा नहीं है? दस्त-ए-लूत, ये जो है ठंडा रेगिस्तान नहीं है। बाद बाकी लद्दाख, गोवी, अंटार्कटिका ये सब जो है ठंडा रेगिस्तान है। अब आता है अगले प्रश्न, चार्ल्स विलिकन्स का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो ये जो है चार्ल्स विलिकन्स का जो है 1785 में जो है 1785 में अंग्रेजी संस्करण के पहले वर्ष में किया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि दांडी यात्रा कितने दिन चले? तो दांडी यात्रा जो है 24 दिन चली थी। ध्यान रखिएगा, दांडी यात्रा 24 दिन, यानी 12 मार्च 1930 से कब? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, यानी 24 दिन तक चला। अब यहाँ पे अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? तो अफगानिस्तान जो है सबसे ज़्यादा किस देश के साथ? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होगी? तो ये जो है कितनी भी बार हो सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब है, भारत में यदि एक राज्य का चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे हो जाएगा एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक में संशोधन किया जाएगा। बक्सर युद्ध में यहाँ पे बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? तो ये हो जाएगा मुनरो। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ये केरल कोरोमंडल तट। केरल को मालाबार तट कहते हैं, केरल में मालाबार तट है।
और यहाँ पे महाराष्ट्र कोंकण तट सही है, गुजरात काठियावाड़ी तट सही है, और ओडिशा उत्कल तट सही है। यहाँ पे गलत बी है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 330। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 330। निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है? तो स्थलरूढ़ देश कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो हो जाएगा हंगरी। ध्यान रखिएगा, हंगरी जो है स्थलरूढ़ देश है। अब है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो ये हो जाएगी सिक्किम। सिक्किम बाकी से तो है, तो चीन से भी है, नेपाल से भी है, भूटान से भी जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेजा गया था? तो किस वर्ष भेजा गया था? तो 1924 से 25 में जो है किसको? सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा दे करके बर्मा भेजा गया था। अगला है कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन को जोड़ता है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन को जोड़ता है? तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर को जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जोड़ता है। अगला है, भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष का है? चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है 1854 का है। अब है, नोकरेक निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? नोकरेक, यहाँ पे नोकरेक हो जाएगा मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, निम्नांकित में से कौन तथ्य सही है? तो इनमें से सही पूछा गया है कि कौन सा तथ्य सही है। तो यहाँ देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दिया था। तो ये सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी वकालत छोड़ी थी। सही है। तीसरा है कि बिहार के प्रथम एडवोकेट जनरल बलदेव सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने इस पद से इस्तीफा दिया। ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है, यानी कि तीनों सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा कहाँ किया गया था? तो ये लखनऊ में किया गया था। देख लीजिएगा, क्या 1857 का विद्रोह नेतृत्व हजरत महल कहाँ? तो लखनऊ में किया गया था। ध्यान रखिएगा, कहाँ? लखनऊ। अब है कि ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक क्या है? तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम क्या करें? अंतिम प्रमुख है धुआंरे, यानी कि वतीमुख, धुआंरे वतीमुख। अब है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। तो आनंद मठ कब प्रकाशित किया गया था? तो ये जो है किया गया था 1882 में। ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का आनंद मठ प्रकाशित किया गया था 1882 में। कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है कब? संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। किसको? तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। अगला है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। और जो है ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 को। ध्यान रखिएगा, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, 19 जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ था। और इसमें जो है टोटल कितने लोगों ने भाग लिए थे? तो टोटल 89 प्रतिनिधि। कितना? तो 89 प्रतिनिधि ने इसमें
भाग लिया था। तो इतना पॉइंट इस प्रश्न से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब है कि शांति घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है केरल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वनारोपण। ठीक है। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मानित से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए हैं? तो ये जो है कौन हुए हैं? तो नीलम संजीवा रेड्डी, ध्यान रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। अगला है कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये हो जाएगा कारगिल कौन? सुरु नदी के किनारे स्थित है। अब भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था इसको देख लीजिए। तो 1991 के पश्चात जो है प्रारंभ हुआ था उदारीकरण। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से किस संविधान संशोधन में भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया था? तो न्यायपालिका को संसद के अधीन जो है 42वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन। अब है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए, अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन, सही है, कुछ मूल अधिकार रखने की, निर्णय निर्माण में भागीदारी की। तो यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ध्यान रखिएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब है सूची एक, थोड़ा छोटा कर देते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, सही कूट के उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देख लीजिए फॉर्न जो है हो जाएगा गर्म स्थानीय हवा। फॉर्न कहाँ पे? गर्म स्थानीय हवा। अब है चिनूक हो जाता है बर्फ खाने वाली हवा। तो यहाँ पे 3। अब है मिस्ट्रल हो जाएगा ठंडी स्थानीय हवा। तो 2। अब है घाटी हवा। तो घाटी हवा को हम क्या कहते हैं? दैनिक हवा कहते हैं। तो 1 4 3 2 1 4 3 2 1। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। (1857) के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को क्या घोषित किया था? तो नाना साहब ने अपने आप को क्या घोषित किया था? तो पेशवा घोषित किया था 1857 में। अब है देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो है किस वर्ष किया गया था? तो 1906 में किया गया था, ध्यान रखिएगा, इस 1906 में किया गया था। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स किसका समाचार पत्र है? हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स किसका समाचार पत्र है? तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी का पत्र था। अगला प्रश्न है कि भारत में 1 रुपये के सिक्का और नोट तथा सहायक सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसको देख लीजिएगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया जाता है। अब है जीविका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जीविका के बारे में जो है इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाना होता है, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण गरीबों को मजबूत बनाना होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में भारत के कई जिलों में 1 वर्ष में डैश दिन रोजगार की गारंटी देता है। ये जो है नरेगा कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देता है? तो ये 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। बिहार में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए
चलाया गया है। लैंगिक असमानता, तो यहाँ पे हो जाएगा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का हो जाएगा एक से अधिक। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि कामागाटामारू क्या है? कामागाटामारू क्या है? तो कामागाटामारू एक क्या है? जहाज है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य जो है कौन सा है? तो ये है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा। अगला है चावल खरीफ के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों कौन सी है जो मुख्य रूप से रबी मौसम में उगाई जाती है? तो ये हो जाएगी कौन सी? तो यहाँ पे देख लीजिए गेहूं हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या होगा इसका? तो गेहूं। अब है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। अब है मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? तो ये किया गया था पटना को। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी बैकुंठल शुक्ल को 1934 में किस कार्य के लिए फांसी दी गई थी? तो किस कार्य के लिए फांसी दी गई थी? तो ये जो है लाहौर षड्यंत्र केस के सरकारी गवाह फणींद्रनाथ घोष की हत्या के लिए इसको जो है 1934 में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे लाहौर षड्यंत्र में किसको? तो क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल जी को। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसको हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल को। सचिंद्रनाथ सान्याल को पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। 1920 में भागलपुर में हुए प्रांतीय सम्मेलन के अधिवेशन जिसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो यहाँ पे इसका देख लेते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। अब है नेक्स्ट प्रश्न कि गुरु प्रसाद सेन द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का बिहार को बंगाल से अलग करने के आंदोलन के प्रति क्या रुख था? तो ये क्या था? तो आंदोलन का क्या कहता है? आंदोलन का विरोध किया। क्या? तो आंदोलन का जो है विरोध किया था। तो कब? गुरु प्रसाद सेन द्वारा दिए गए समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का बिहार को बंगाल से अलग करने के आंदोलन के प्रति आंदोलन का विरोध किया था। अब है लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न है कि बिहार में स्थिति राजगीर का, यहाँ देख लीजिएगा, राजगीर का साइक्लोपियन वॉल्व जो एक विशाल पत्थर की दीवार है किस भौगोलिक विशेषता का उपयोग करके बनाया गया था? तो ये पहाड़ियों की प्राकृतिक चोटी है। ये पहाड़ियों की क्या है? प्राकृतिक चोटी है। इस तरह से 100 प्रश्न तक कंप्लीट हो गया है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।